जय हिंद। जीएस एक्सेस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के बारे में जानेंगे। आज की खबरें शुरू करने से पहले मैं इस करंट अफेयर श्रृंखला के महत्व पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। यह सीरीज खास तौर पर सिविल सेवा उम्मीदवारों यानी यूपीएससी और स्टेट पीएससी छात्रों के लिए बनाई गई है। यह न केवल मेंस उत्तर लेखन में बल्कि प्रीलिम्स में भी मदद करेगी। तो शुरू करते हैं चर्चा के साथ। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में समस्याओं को ठीक करने के लिए पारित किया गया है। इसका उद्देश्य विनियमों को स्पष्ट करना, निर्णय लेने में अधिक लोगों को शामिल करना और वक्फ संपत्तियों के उपयोग के तरीके में सुधार करना है। इसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 को अद्यतन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस विधेयक के साथ ही एक और विधेयक भी पेश किया गया जिसका नाम है मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करने का प्रयास करता है, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था और अब वह पुराना हो चुका है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में वक्फ संपत्ति प्रबंधन को निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। समिति ने विभिन्न दृष्टिकोणों को सुना, अध्ययन दौर किए और हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए विस्तृत चर्चा की। विधेयक में प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने वाली अधिक समावेशी और जिम्मेदार प्रणाली बनाना है। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकार और विपक्षी पार्टियों के द्वारा शुरू से ही इस संशोधन विधेयक के ऊपर प्रश्न उठते रहे हैं। आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि सरकार के द्वारा लिया गया यह कदम देश में संविधान तंत्र और सामाजिक समरसता को बनाने में कितना कारगर हो पाया। वक्फ संपत्तियां क्या हैं, इसे जानते हैं। वक्फ शब्द अरबी शब्द वकूफा से आया है, जिसका अर्थ है रोकना या ठहरना। वक्फ अधिनियम 1954 के तहत वक्फ धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ईश्वर के नाम पर समर्पित संपत्ति को संदर्भित करता है। कानूनी तौर पर यह मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति का मुस्लिम द्वारा स्थायी समर्पण है। वक्फ को किसी विलेख या दस्तावेज के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है या किसी संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है यदि उसका उपयोग लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया हो। वक्फ के प्राप्त आय से आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय गृहों को वित्त पोषित किया जाता है, यानी कि जन कल्याण के लिए जो भी दान कर दिया जाए उसे संरक्षित करना ही वक्फ है। अब इसमें खेत, जमीन, मैदान ही शामिल नहीं है, बल्कि पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी, फ्रिज इत्यादि भी शामिल हैं। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ के रूप में नामित हो जाती है तो यह गैर हस्तांतरणीय हो जाती है और ईश्वर के प्रति एक धर्मार्थ कार्य के रूप में हमेशा के लिए रोक ली जाती है। अनिवार्य रूप से स्वामित्व ईश्वर को हस्तांतरित कर देती है। वक्फ या तो सार्वजनिक हो सकते हैं जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए हो, या निजी हो सकते हैं जो संपत्ति के मालिक के प्रत्यक्ष वंशजों को लाभ पहुंचाते हों। अब हम जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जो संपत्ति अर्जित करने, उसे रखने और हस्तांतरित करने में सक्षम है। इस पर किसी भी सिविल कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जिसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है, जिसमें राज्य सरकार, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली यानी कि प्रबंधक शामिल होते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक होती है। वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है, खोई हुई संपत्तियों को वापस प्राप्त करता है तथा बिक्री, उपहार, बंधक, विनिमय या पट्टे के माध्यम से अचल वक्फ संपत्तियों के हस्तांतरण को मंजूरी देता है, जिसमें बोर्ड के कम से कम 2/3 सदस्य लेन देन के पक्ष में मतदान करते हैं। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए संरक्षक नियुक्त करता है कि वक्फ और उसके राजस्व का उपयोग उनके निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाए। 1964 में स्थापित केंद्रीय वक्फ परिषद पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख और सलाह देती है।
इस संशोधन से जुड़ी समस्याओं को जानते हैं। पहला, इस नए संशोधन की विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आलोचना की गई है क्योंकि यह वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को छीनने के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। दूसरा, वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन से प्रशासनिक अराजकता, सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हो सकती है जिससे वक्फ की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। तीसरा, नए संशोधन की आलोचना इस बात पर भी की गई है कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरिया पर आघात तथा समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। चौथा, कई लोग इस विधेयक को भारत में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और उनके प्रभाव को कमजोर करने के लिए डिजाइन किया गया एक और राजनीतिक पैंतरा मानते हैं। केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण, आर्थिक उत्थान आदि के दावे के पीछे एक राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है जिसका उद्देश्य विशिष्ट चुनावी लाभ हासिल करना है। पांचवा, नए वक्फ संशोधनों में मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं में गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिसे एक तरह का अतिक्रमण माना जा रहा है, खासकर तब जब हिंदू संस्थाओं से ऐसी ही समावेशिता की मांग नहीं की जाती। भारत की आबादी में लगभग 80% हिंदू हैं जिनमें महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। तो एनडीए सरकार ने हिंदू धार्मिक कानूनों में संशोधन करके महिलाओं या मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया? इस विषय से जुड़े कुछ अतिरिक्त तथ्य जानते हैं। भारत का पहला निजी सदस्य विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल मुस्लिम वक्फ विधेयक था जिसे 1952 में सैयद मोहम्मद अहमद कासमी ने पेश किया था। भारतीय संसद में किसी ऐसे सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को जो मंत्री नहीं है निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। यद्यपि भारतीय संसद में अनेक निजी विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं परंतु उनमें से केवल 14 ही कानून बन पाए हैं तथा 1970 के बाद से इनमें से कोई भी पारित नहीं हुआ है। यह सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक 1968 था जो 1970 में कानून बन गया। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।